Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. Okay, so we have been doing chapter number 4, Animal Kingdom. In this we have been talking about the phylums. Now the turn is of the 8th phylum, that is the second largest phylum, that is Mollusca. In the previous video we have talked about the largest phylum of the animal kingdom, that was Arthropoda, and the second largest phylum that we are going to talk today is the Mollusca. Okay, what Mollusca is? Mollusca क्या है? The first thing we should be knowing, अगर आपने आसपास अपने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया होगा तो you would be knowing about snails. snails देखे होंगे आपने, ठीक है. शंख देखा है आपने? शंख के अंदर भी एक ऑर्गेनिज्म रहता है, जैसे घर में हमारे शंख होता है ना, उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहता है एक्चुअल में, ठीक है. तो वो तो हमारा जब खाली हो, वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तब उसके वो बचा हुआ हिस्सा हम शंख की तरह यूज़ करते हैं. तो वो भी आपका एक मोलस्का में ही आता है, ठीक है. दे आर सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स. इनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है. एंड कुछ जो इनमें मोलस्का हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड शेल प्रेजेंट होता है, जैसे आपको ये दिख रहा है. स्नेल में भी आपने देखा होगा, स्नेल कुछ इस तरह का आपका दिखता है, ठीक है. उसके ऊपर एक शेल प्रेजेंट होता है, ऐसे गोल गोल सा उसके ऊपर बना होता है, आपने देखा भी होगा शायद. इसके ऊपर ऐसे एंटीना से बने होते हैं, है ना. सो कुछ इस तरह का आपका ऑर्गेनिज्म होता है ये स्नेल. एंड आपके दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, पायला वगैरह कहते हैं इन्हें. तो ये सॉफ्ट बॉडी होती है और उनके ऊपर हार्ड शेल प्रेजेंट होता है. बट हर मोलस्का के एनिमल में ये आपको हर उसमें कैल्केरियस शेल या फिर आपको जो हार्ड शेल है वो देखने को नहीं मिलता, ठीक है. चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में. दे आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक. कुछ टेरेस्ट्रियल है, कुछ इनमें एक्वाटिक हैं, और एक्वाटिक में भी मेराइन या फ्रेश वाटर में से हो सकते हैं. दे आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब तो सारे आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाले ही आएंगे. दे आर हैविंग बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दे आर सिलोमेट, ठीक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक या सिलोमेट होंगे ही मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है. एंड देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद कैल्केरियस शेल. ये जो हार्ड शेल बताया ना मैंने आपको, कैल्केरियस शेल है. कैल्केरियस शेल का मतलब है कैल्शियम से बना हुआ, ठीक है. एक हार्ड अच्छा सा एक शेल प्रेजेंट होता है, बाहर एक होल प्रेजेंट होता है जो उनको प्रोटेक्शन करने का देने का काम करता है. देयर बॉडी इज़ अनसेगमेंटेड. इनकी बॉडी में सेगमेंट्स आपको जैसे मेटामेरिज्म जो आपने पढ़ा था वो सब आपको देखने को नहीं मिलता. बट देयर बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है. 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइड होती है. एक तो हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प. चलिए मैं आपको बताती हूँ. एक तो ये हेड हो गया, एक ये वाला पार्ट को हम क्या कहेंगे? हम्प. ऐसे कुबड़ सा उठा हुआ है ना, जैसे कैमल में होता है, उसे हम्प कहते हैं, विसरल हम्प, ठीक है. विसरल हम्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह अच्छी तरह से फ्लो करता है, ठीक है. एंड यहाँ पे आपके छोटे छोटे मस्कुलर फुट होते होंगे जो हमें दिखते नहीं हैं वैसे, बट होते हैं. तो दे आर द मस्कुलर फुट, ठीक है. दिस इज़ द हेड. दी आर द 3 पार्ट्स ऑफ द मोलस्का बॉडी, ठीक है. नाउ द विसरल हम्प. एक विसरल हम्प जो ये है, जो विसरल हम्प है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, सॉफ्ट लेयर, ठीक है. सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन की लेयर बनती है जिसको बोला जाता है मेंटल, ठीक है. हम्प, ये जो आपका विसरल हम्प है, इसकी ऊपर एक मेंटल की लेयर चढ़ती है, ठीक है. ये आपका जैसे आपको स्नेल दिखा दिया मैंने, इसकी बॉडी के ऊपर की शेल के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. तो यहाँ पे आपका एक मेंटल की स्किन की लेयर चढ़ी, ठीक है. इन दोनों के बीच में एक जगह खाली है. इस खाली जगह को बोलते हैं मेंटल कैविटी. क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी, ओके. अब इस मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं. गिल्स क्या होते हैं?
गिल्स वो ऑर्गन है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में जो कि उनको सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में पानी से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मेंटल कैविटी के अंदर जो मेंटल है और विसरल हम्प है उसके बीच में जो जगह है मेंटल कैविटी, उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह के गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि इन्हें पानी में से ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो इनका गिल्स का काम दो हो गया, एक तो रेस्पिरेटरी तो और एक्सक्रीटरी। रेस्पिरेटरी मतलब ऑक्सीजन वगैरह ले ली और जो आपका वेस्ट वगैरह होगा वो भी इनके थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देन दे हैव on the anterior head region they have a sensory tentacles. You can see on the snail, अगर आपने स्नेल को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पे ऐसे एंटीना जैसे बने होते हैं इनकी मुंह के आगे की साइड, इन्हें बोलते हैं सेंसरी टेंटिकल्स। ठीक है, सेंसरी टेंटिकल्स बोलते हैं, जो कि सेंस करने का काम करते हैं कि आगे खाना कहाँ है, कोई आगे आ तो नहीं रहा, ऐसे करके ये चीज़ें सेंस कर पाते हैं। ठीक है, हमारे पास आईज़ हैं, हर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बट इनके पास कुछ सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं जो आपके हेल्प करेंगे सेंस करने में। ठीक है, आगे की साइड हेड पे होते हैं ये, एंटीरियर हेड पे। अच्छा, एक इनके मुंह में प्रॉपर टंग नहीं होती, जैसे इनका मुंह अगर मुंह में टंग जैसी होती है और टंग के ऊपर कुछ इस तरह के आपके कांटे जैसे बने होते हैं। ठीक है, ऐसे कांटे जैसे बने होते हैं। तो ये क्या करता है, या मैंने उल्टा बना दिया है इन्हें, कांटों को इस तरह के कांटे जैसे प्रेजेंट होते हैं इनकी टंग के ऊपर। ठीक है, और ये क्या करते हैं, खाने को खरोचने का काम करते हैं, कट करने का, उसको खरोच के निकालने का। ठीक है, तो इनकी टंग कैसी होती है, खरोचने वाली जैसी, जैसे टीथ, शार्प टीथ लाइक स्ट्रक्चर इनकी टंग के ऊपर बने होते हैं जो कि खाने को खींच के निकाल सकते हैं आराम से। तो इस ऐसे ऑर्गन, ये जो ऑर्गन है ये रास्पिंग ऑर्गन कहा जाता है। ऐसे ऑर्गन्स को जो ये खाने के लिए यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है रेड्यूला। इनकी बॉडी में जो टंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मुंह में जो टंग है वो रास्पिंग ऑर्गन की तरह काम करती है, आपकी ये खरोच के निकाल लेती है खाने को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेड्यूला। बात समझ आई, ये मुंह के अंदर होता है। क्लियर? नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्शन, दे आर डायोशियस मैंने आपको बताया था दैट दे हैव सेपरेट सेक्सेस, मतलब एक ऑर्गन के अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, दूसरे ऑर्गन के अंदर दूसरा सेक्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड दे आर ओविपेरस। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इंटरनल होगा ऑब्वियसली, ओविपेरस है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देन दे ले एग्स, और उसके बाद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब एग से में क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, और लार्वा कुछ टाइम बाद एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इट। पायला, जो मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, दिस इज़ द पायला। इसको एप्पल स्नेल भी कहते हैं, एप्पल जैसे दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए एप्पल स्नेल भी कहा जाता है इसे। पिनेक्टाडा, पर्ल ऑयस्टर, इसमें पर्ल मिलता है, मोती, आपको पता है ना, मोती जो है इसी में से निकलता है। ठीक है, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे करके ऐसे बंद रहते हैं। ठीक है, जब ये खुलता है, आपने शायद पिक्चर वगैरह में देखा भी होगा, पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है इसे। सेपिया एक कटल फिश होती है, एक फ़िश है आपकी। लोलिगो स्क्विड होती है, स्क्विड आपने शायद देखी होगी डिस्कवरी वगैरह में। ऑक्टोपस डेविल फिश कहा जाता है इसे, बहुत ख़तरनाक होती है ये। अगर ये चिपक जाए आपके मुंह वगैरह पे आपको आसपास आ जाए, जैसे दिख रहा है आपको, इनकी ये जो फीट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके ऊपर ना सक्कर्स होते हैं, जैसे चिपक जाते हैं। अगर ये आपकी स्किन पे टच हो गए ना तो ये आपकी स्किन को सक करने लगेंगे, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, खींचता है अपनी तरफ, वैसे ये खींचने लगते हैं। अगर आपके मुंह पे आके चिपक गए तो बिल्कुल चिपक जाएंगे, ऐसे फेविकोल की तरह बिल्कुल चिपक जाएंगे। ठीक है, तो डेविल फिश कहा जाता है कि बहुत ख़तरनाक होती है, राक्षस जैसी लगती है ये। ठीक है, इसके इतने सारे पैर वगैरह हैं तो इसलिए भी ख़तरनाक लगती है बिल्कुल। फिर है एक एपाइलेसिया, इसे सी हेयर कहा जाता है। ठीक है, डेंटेलियम, इसे टस्क शेल कहा जाता है, इसमें शेल वगैरह प्रेजेंट होता है। और एक आपका है काइटोफ्लोरा,
इसे बोला जाता है काइटन। ये इनके कॉमन नेम्स हैं जो इनको कॉमनली जाना जाता है। ये तो साइंटिफिक नेम्स नॉर्मली आप ज़्यादातर नहीं बोलते, ठीक है। कुछ कॉमन नेम्स हैं जिनसे आसपास के लोग इन्हें जानते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज़ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ओके, इकाइनोडर्मेटा इज़ द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स दैट आर हैविंग एंडोस्केलेटन। इनकी बॉडी में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि कैल्केरियस ऑसिकल से बना होता है। अब अंदर की साइड इनके स्केलेटन है, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन अंदर होता है ना, जैसे हमारी हड्डियाँ होती है वैसे ही इनकी बॉडी में कैल्केरियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस तरह के आपके अंदर की साइड ऐसे करके बॉक्स बॉक्स जैसे बने होते हैं वो, ठीक है। और ये अंदर की साइड से एक स्केलेटन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी बाहर की बॉडी में आप देख रहे हैं छोटे छोटे कांटे कांटे से लगे हुए हैं। इन कांटों की वजह से और अंदर की साइड से जो ऑसिकल्स भी निकलते हैं ना, वो भी थोड़े से ऐसे तीखे से होते हैं। तो ये थोड़ा सा हार्ड से एक स्पाइनी सा स्ट्रक्चर देते हैं इनकी बॉडी को, जिसकी वजह से इन्हें इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। इकाइनोडर्मेटा का मतलब ही होता है स्पाइनी बॉडी, जिनकी बॉडी स्पाइनी हो, कांटेदार जैसी बॉडी हो, ठीक है। उसके बाद सारे इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेराइन है, मतलब समुद्र में आपको देखने को मिलेंगे। एंड दे आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी दैट द अडल्ट ऑफ द इकाइनोडर्मेटास आर रेडियली सिमेट्रिकल। जो एडल्ट होते हैं इनके इकाइनोडर्मेटास के, वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, पर इनके जो लार्वा होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, दिस इज़ द स्टारफिश, दिस इज़ व्हाट स्टारफिश। आप स्टारफिश से पता ही होगा आपको। दिस इज़ स्टारफिश एंड दिस स्टारफिश इज़ रेडियली सिमेट्रिकल, आराम से रेडियली सिमेट्रिकल है ये, ठीक है। यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, बहुत सारे आपके इसके सिमेट्रीज लाइन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है। तो रेडियली सिमेट्री है, बट इसका जो लार्वा होता होगा वो जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है, वो रेडियली सिमेट्रिकल नहीं होता। तो ये एक आपका अलग देखने को मिलता है आपको, जहाँ पे एडल्ट की सिमेट्री अलग है और लार्वा की सिमेट्री अलग है, ठीक है। ओके, एंड they are having they are ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। एंड दे आर सिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ आप ज़्यादातर देखेंगे सिलोमेट ही हैं सारे। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब माउथ और एनस दोनों अलग अलग हैं। माउथ होता है इनके ऊपर, जो नीचे की साइड होती है, ठीक है। जो इनकी बॉडी में नीचे की साइड है, जैसे अगर आपका स्टारफिश है, ठीक है, मान लिया ये वाली ऊपर की साइड है और नीचे इधर की साइड आपका नीचे की तरफ आपका माउथ होगा, फिर ऊपर की तरफ एनस होगा। बस इतना समझ के चलो, ठीक है। नीचे की साइड बॉडी में इनका उल्टा है, नीचे की साइड आपका माउथ है, वहाँ से खाएंगे, और वेस्ट जो है एनस वो ऊपर की साइड है इनकी बॉडी में, ओके। चलिए moving forward, they are having वाटर वास्कुलर सिस्टम। जैसे हमने वाटर वास्कुलर सिस्टम पोरीफेरम में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी आपको वाटर वास्कुलर सिस्टम मिलता है। अब क्या है वाटर वास्कुलर सिस्टम इनका, जैसे आपको इनकी बॉडी दिख रही है, मैं आपको अलग से बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे इनकी बॉडी में ना ऐसे ट्यूब फीट जैसे छोटे छोटे छेद वाले जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनसे पानी अंदर आता है, ठीक है, और खाना भी लेके आता है। वो पानी में जितना भी खाना वगैरह होगा वो भी अंदर आएगा, ठीक है। और क्या करते हैं ये, जैसे पानी जैसे एक बैलून के अंदर पानी भर दो, उसके बाद उस पानी को एकदम से फोर्स से छोड़ो, तो बैलून क्या करेगा, आपने बैलून को नहीं पकड़ रखा, आपने छोड़ दिया उसका मुंह, ठीक है। पानी निकलेगा या हवा निकलेगी तो क्या होगा, वो एकदम से मूव करता है ना, आगे की साइड मूव करेगा या कहीं पे भी डायरेक्शन में मूव करेगा। सेम टू सेम स्टारफिश भी ऐसी करती है। ये पानी अपने ट्यूब फीट से अंदर लेती है बॉडी के अंदर, फिर एकदम से छोड़ती है,
तो जिसकी वजह से ये मूव कर पाती है आराम से। ठीक है, खाना पकड़ने का भी काम इससे करते हैं ये, और रेस्पिरेशन वगैरह, क्योंकि जब पानी लेगी तो उसके साथ गैसेस वगैरह भी आएंगी, ऑक्सीजन वगैरह भी आएगी, तो आराम से खाना वाला वगैरह भी कर लेगी ये। ठीक है, जो आपका रेस्पिरेशन है गैसेस भी ले लेगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, ये ट्यूब फीट जो इनको खाना लेने में इधर उधर मूव करने में, जिसे हम कहते हैं लोकोमोशन, और रेस्पिरेशन करने में भी हेल्प करता है। अच्छा, इनकी बॉडी में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। जैसे हमने पहले पढ़ा था आपका नेफ्रीडिया, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स पढ़ लिया आपने, फ्लेम सेल्स हो गए, ये एक्सक्रीटरी से पूरे आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे। पर इनकी बॉडी में कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रॉपर है ही नहीं, तो एक्सक्रीशन कैसे करेंगे, ये अपनी बॉडी से वेस्ट कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट स्किन से बाहर निकाल लेते हैं ये। ठीक है, डायरेक्ट स्किन से जो वेस्ट वगैरह होता है वो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड देन दे आर हैविंग देयर सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब डायोशियस है। ठीक है, अब दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया, बात तो वही हो रही है। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल होता है इनमें, ऑब्वियसली सेक्सेस सेपरेट हैं तो वहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे आपके जब। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल है, मतलब गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, बट फीमेल की बॉडी के अंदर गैमेट्स आपके नहीं, मेल जो है फीमेल की बॉडी में नहीं डालेगा, गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे बॉडी के बाहर। ठीक है, और बॉडी के बाहर होने के बाद तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। जैसे आपने पढ़ ही लिया कि यहाँ पे जो इनका, आपने पहले ही बात कर ली कि जो एडल्ट्स हैं उनको रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और जो लार्वा है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है। तो लार्वा की बात आ गई, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और लार्वा फ्री लिविंग होते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कहीं ऐसे नहीं अपने मदर फादर से ऐसे चिपके पड़े हैं, नहीं, वो आराम से मूव कर सकते हैं। अच्छा, इनके एग्जांपल्स देखेंगे, एस्टेरेशिया स्टारफिश अभी दिखाई थी मैंने आपको, काइनस सी अर्चिन कहा जाता है इसे, एंटेडॉन सी लिली की जैसे दिखती होगी। ठीक है, कुकुमेरिया, कुकुम्बर से याद कर लो, सी कुकुम्बर जैसा होता है ना, वैसा दिखता है ये। ठीक है, बिल्कुल कुकुम्बर जैसा देखने में लगता है ये। फिर है आपका ऑफियोरा। ठीक है, इसे ब्रिटल स्टार भी कहा जाता है। तो ये स्टार जैसा ये दिख रहा है आपको ऊपर, ये स्टारफिश जैसा ही शेप है इसकी, बट ये कैसा है, सुकड़ा सा बिल्कुल। ठीक है, बड़ा आराम से टूट जाए, ब्रिटल का मतलब ही ऐसा है कि जैसे टूट जाए, बड़ा कमज़ोर सा है, इसलिए इसे ब्रिटल स्टार कहा गया। बात समझ आई? तो इस तरीके से आपके एकाइनोडर्मेटा हैं। ओके, क्लियर? आई होप you have understood these two phylums. Okay, thank you.